तारीख 29 अक्टूबर 2005, दिवाली से ठीक पहले की शाम। बाजारों की लाइट्स से गलियां टिमटिमा रही थीं। लोग खरीदारी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने जा रहा था। पुलिस वैन के भीतर वॉकी टॉकी में हलचल होना शुरू होती है। टीवी चैनल्स पे सिर्फ एक ही हेडलाइन होती है, पहाड़गंज, सरोजनी नगर और एक बस के अंदर धमाके हुए हैं। द कैपिटल इज अंडर अटैक। साठ से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर ने पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया। कम से कम 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। सरोजनी नगर जैसे भीड़ भरे इलाके में दुकानें धमाकों की आग में झुलस कर राख हो रही थी। जो त्योहार की तैयारी के लिए घर से निकले थे, कभी घर वापस नहीं पहुंचे। उनके शव टुकड़ों में बिखरे लावारिश सड़कों पर पड़े थे। फॉरेंसिक टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कैसे पता लगाया जाए कि लावारिश पड़े ये हाथ, सर और पैर किस किस शव से अलग हुए हैं। खुफिया एजेंसी अपनी जांच शुरू कर चुकी थी। दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक सभी की नज़र इस जांच पर टिकी हुई थी। जल्द ही पता लगा लिया गया, इन हमलों के पीछे था एक रूथलेस आतंकी संगठन। नाम था लश्कर-ए-तैयबा। बम धमाकों का सिलसिला लेकिन यहीं नहीं रुका था। अगले साल यानी 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेनें हमेशा की तरह खचाखच भरी थीं। कोई फ़ोन पर अपने बच्चों को आज घर जल्दी पहुंचने की खबर दे रहा था, कोई ट्रेन पकड़कर अपने किसी खास से मिलने अस्पताल जा रहा था। लेकिन समय वो चुना गया जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुंबई की लोकल ट्रेन पकड़कर दफ्तरों से अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। यानी शाम के ठीक 6:24 से लेकर 6:35 तक महज 11 मिनट के अंदर मुंबई की 7 अलग अलग लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके किए गए। हर जगह का नज़ारा एक जैसा था। अफरा तफरी, खून, चीखें, कानों में चुभती पुलिस गाड़ियों के सायरन और उनकी कर्कश आवाज़ें, टुकड़ों में पड़े शवों के इर्द गिर्द अपनों की पहचान करते बेबस लोग। यही मंजर था। इन धमाकों में 187 लोग मारे गए, 800 से ज़्यादा जख्मी हुए। शुरुआत में लग रहा था कि गैस सिलेंडर फटा है, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। किसका काम था, किसने किया था? स्टोरीज अनटोल्ड के इस एपिसोड में कहानी 2005 से 2008 के सीरियल ब्लास्ट की। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Let us leave aside slogan. At the stroke of the midnight hour. नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। 11 जुलाई 2006 ऑफिस से लौटते लोगों का सैलाब लोकल ट्रेनों में समाया हुआ था। किसी के हाथ में टिफिन, कोई अखबार पढ़ते हुए, कोई खिड़की के पास नींद में डूबा हुआ था। सब कुछ उतना ही सामान्य लग रहा था जितना हर दिन होता था। लेकिन उसी भीड़ भाड़ के बीच अचानक एक धमाका हुआ। इतनी जोरदार कि ट्रेन की दीवारें कांप उठीं। चर्च गेट से बोरीवली जा रही लोकल के फर्स्ट क्लास डिब्बे में खार और सांता क्रूज स्टेशन के बीच एक विस्फोट ने सब कुछ पल भर में तबाह कर दिया। लोगों को संभलने का मौका मिलता कि एक के बाद एक 6 और धमाके हो गए। खार रोड, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, मांटुंगा, बोरीवली और मीरा रोड। हर धमाके के साथ शहर की सांसें थमती चली गईं। कुछ मिनटों के भीतर मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनें मौत की पटरियों में बदल चुकी थीं। ये धमाके एक सोची समझी आतंकी साजिश के बाद कराए गए थे। ट्रेन के डिब्बों में प्रेशर कुकर बम रखे गए थे। किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रेशर कुकर में अगर बारूद, लोहे की कीलें, बॉल बेरिंग और डेटोनेटर भर दिए जाएं तो वो एक जानलेवा हथियार बन सकता है। इनके ढक्कन टाइट बंद किए गए थे जिससे कि अंदर प्रेशर जमा रहे। इन्हें एक टाइमर या मोबाइल डिवाइस से जोड़ा गया। अब डेटोनेटर जैसे ही एक्टिवेट किया जाएगा, प्रेशर कुकर फटेगा और लोहे की कीलें चारों तरफ गोली की रफ्तार से उड़ेंगी। इन बमों को बड़ी ही चालाकी से रेलवे स्टेशन के अंदर लाया गया और लोकल ट्रेनों के डिब्बों में रख दिया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि प्रेशर कुकर में RDX और अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ था और इन्हें बैग में रखकर ट्रेनों में छोड़ दिया गया था। टाइमर ऐसे सेट किए गए थे कि एक के बाद एक धमाके होते जाएं। पहला धमाका हुआ, दूसरा, फिर तीसरा, एक के बाद एक 7 धमाके होते चले गए। मुंबई में हुए इन हमलों को अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि 8 सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के मालेगांव में
शब बारात के दिन एक मस्जिद में धमाका हो गया। धमाके में 37 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए। शुरुआत में पुलिस ने कुछ युवाओं को गिरफ्तार किया, जिनमें नासिर बिलाल, शब्बीर गनू, रईस अहमद और सलीम काजमी शामिल थे। कहा गया कि ये लोग स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी से जुड़े हैं और जिहादी मानसिकता के हैं। लेकिन बाद में आरोप लगे कि हमले में हिंदुत्ववादी संगठन से स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा का इन धमाकों में हाथ था। हालांकि इन्हें भी कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। अगले साल 2007 में मालेगांव की तरह ही हैदराबाद की मक्का मस्जिद में भी ब्लास्ट हुआ। धमाके में 9 लोग मारे गए, 58 घायल हुए। मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने करीब 200 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम्स थे। 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई। पुलिस ने एक शख्स बिलाल को इस साजिश का मास्टरमाइंड बता दिया, जिसे बाद में पुलिस एनकाउंटर में मार गिराने का दावा भी किया गया। मगर कई मानवाधिकार संगठनों ने कहा कि यह एनकाउंटर फर्जी था। जनवरी 2009 में अदालत ने भी कहा कि बिलाल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और उसे बरी कर दिया। इसके बाद केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने 2 साल तक जांच की और पाया कि इसमें कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों का हाथ हो सकता है। सीबीआई ने 3 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की: देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, एक प्रॉपर्टी डीलर, और उनका नेता सुनील जोशी। सुनील जोशी का नाम समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में भी सामने आया था, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही उनकी दिसंबर 2007 में मध्य प्रदेश के देवास में रहस्यमयी हालत में हत्या कर दी गई। दरअसल 18 फरवरी 2007 की रात समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था। ये ट्रेन हफ्ते में 2 बार चलती थी, दिल्ली से पाकिस्तान के लाहौर तक। 18 फरवरी की रात जब ट्रेन पानीपत के पास दीवाना स्टेशन से गुजरी, तभी 2 डिब्बों में जबरदस्त धमाके हुए। दोनों डिब्बे यात्रियों से भरे हुए थे और कुछ ही मिनटों में वहां आग लग गई। उस आग में करीब 68 लोग जलकर मर गए, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी यात्री थे। कुछ भारतीय नागरिक और 3 रेलवे पुलिसकर्मी भी इसमें मारे गए। जब जांच शुरू हुई तो पुलिस को कई सूटकेसों में बम और ज्वलनशील पदार्थ मिले। 3 बम तो फटे ही नहीं थे। एक न फटे बम में डिजिटल टाइमर, तेल से भरी प्लास्टिक की बोतलें और रासायनिक पदार्थ मिले। यानी पूरी प्लानिंग के साथ ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची गई थी। धमाकों के बाद जो डिब्बे बचे थे, उनमें सवार यात्रियों को लाहौर जाने दिया गया ताकि फंसे हुए लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दोनों देशों के इतिहास में एक समय था जब दोनों देशों की सरकारें भारत पाक रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दे रही थीं। जब ये धमाके हुए, उससे अगले ही दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी भारत आने वाले थे। जब इन धमाकों की जांच हुई तो एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में आया: स्वामी असीमानंद, जो पहले आरएसएस से जुड़े रहे थे। इस मामले में कुछ आरोपी जेल गए, कुछ फरार हो गए और इस साजिश के तहत कथित मास्टरमाइंड सुनील जोशी की 2007 में हत्या कर दी गई। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और सबूतों की कमी की वजह से इस मामले में कोई भी आरोपी दोषी नहीं पाया गया। धमाकों का सिलसिला लेकिन अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। 25 अगस्त 2007 की शाम हैदराबाद की गोकुल चाट भवन में लुम्बिनी पार्क में 2 धमाके हुए। 35 से ज़्यादा लोग मारे गए। अदालत ने अनीक शाफीक, सईद और मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी को दोषी ठहराया। 13 मई 2008 जयपुर में महज 15 मिनट के अंदर 9 धमाके हुए। 63 लोग मारे गए। 4 लोगों को सजाए मौत मिली: मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवार आज़मी, सैफुर रहमान अंसारी और मोहम्मद सलमान। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 20 से ज़्यादा धमाके हुए। फरवरी 2022 को एक विशेष न्यायालय ने इस मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया। उनमें से 38 को डेथ पेनल्टी और 11 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ की सजा दी गई। 25 जुलाई 2008 बेंगलुरु में भी कई सिलसिलेवार धमाके हुए। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में एक बार फिर धमाके हुए। इन धमाकों में 25 से ज़्यादा लोग मारे गए। लगभग इन सभी धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया गया। कई धमाकों के बाद इंडियन मुजाहिदीन ने ईमेल भेजकर हमलों की जिम्मेदारी भी ली। इसके कुछ हफ्तों के बाद 29 सितंबर 2008 को मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ। धमाका एक मोटरसाइकिल में रखे विस्फोट से हुआ था जो मस्जिद के पास खड़ी थी। चंद सेकंड के अंदर 6 लोगों की जान चली गई। 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। धमाके के बाद जांच शुरू की गई। जांच की जिम्मेदारी महाराष्ट्र पुलिस की एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस को दे दी गई। एटीएस ने हेमंत करकरे के नेतृत्व में काम शुरू किया। जल्द ही कुछ बड़े खुलासे हुए।
हालांकि जांच के 2 महीने बाद ही एटीएस चीफ हेमंत करकरे की मुंबई हमलों के दौरान मौत हो गई। एटीएस ने कहा कि मोटरसाइकिल जिस पर बम रखा गया था साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, केस ने नया मोड़ लेना शुरू किया। धमाके के आरोप में लोगों के नाम आने शुरू हुए। सबसे पहली थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित। इस केस की जांच और सुनवाई के दौरान कई उतार चढ़ाव आए। आरोपियों ने कहा कि उन्हें फंसाया गया है, जबकि जांच एजेंसियों का दावा था कि उनके पास सबूत हैं जो साजिश की पुष्टि करते हैं। इसी बीच राजनीति भी इस केस में घुस गई। कुछ इसे हिंदू आतंकवाद का चेहरा कहने लगे तो कुछ ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। साल 2014 में केंद्र में सत्ता बदली, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके 1 साल यानी 2015 में 1 साल बाद इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया। इस केस से जुड़ी एक सीनियर सरकारी वकील रोहिणी सालियान ने कहा उनके पास एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी सुहास वारके का फोन आया है। वारके ने उनसे साफ साफ कहा कि ऊपर से संकेत मिला है, जब सुनवाई शुरू हो तो इस मामले में थोड़ा नरम रुख अपनाया जाए। लेकिन रोहिणी सालियान ने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। कुछ ही समय में बिना कोई स्पष्ट कारण बताए इन्हें इस केस से हटा भी दिया गया। इसके बाद साल 2016 में एनआईए ने अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट फाइल कर दी, लेकिन इस चार्जशीट ने केस की दिशा ही पलट दी। एनआईए ने कहा कि उन्हें प्रज्ञा ठाकुर और 3 अन्य लोगों के खिलाफ पक्के सबूत नहीं मिले, इसलिए इन चारों के खिलाफ आरोप हटाए जाएं। कोर्ट ने यह दलील बाकी 3 लोगों के लिए तो स्वीकार कर ली, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर को ट्रायल का सामना करने का आदेश दे दिया। अब मालेगांव बम धमाके पर फैसला सुनाते हुए एनआईए की स्पेशल अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर समेत बाकी आरोपियों को भी बरी कर दिया है। तो आखिर में एक बात साफ है, आतंक का कोई एक रंग या कोई एक समुदाय नहीं है। जो लोग बम बनाते हैं, साजिश रचते हैं या लोगों की जान लेते हैं, वे किसी एक पहचान तक सीमित नहीं हैं। 2005 से 8 के सालों की परतें उठाते समय यही दिखा कि कहीं इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर जैसे समूह थे तो कहीं अभिनव भारत जैसे हिंदू उग्रवादी गुटों के नाम भी सामने आए। यानी समस्या किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि चरमपंथ की सोच की है। वो सोच जो किसी भी नाम, किसी भी वेश में हिंसा को जायज़ ठहरा सकती है। और दूसरी चीज़ जो हमने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की वो ये कि जब आतंक और राजनीति एक साथ आ जाते हैं तो चीज़ें और जटिल हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सत्ता के कुछ हिस्सों को उन लोगों से लाभ मिल सकता है, चाहे वो राजनीति में सहूलियत हो, वोट बैंक की राजनीति हो या कोई और संहिताबद्ध फायदा। जैसे हमने वीडियो में बात की, मालेगांव बम ब्लास्ट मामले का 2014 में सत्ता बदलने के बाद रुख ही बदल गया। गवाहों के बयान कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते बदल गए और कुछ लोग मुकदमे से हटते गए या उनके खिलाफ मामले कमज़ोर होते गए। शुक्रिया।